हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी केंद्रीय बजट 2023-24 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। साथ में हम लोग केंद्रीय बजट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, बजट का जो इतिहास रहा है, उन सभी को भी बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए अति उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बजट से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न देखने के लिए मिलता है। और साथ में हम आप लोगों को इसका इतिहास भी बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहिए और यहाँ से जो प्रश्न बनने की संभावना होगा उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। और आने वाले एग्जाम के लिए जो प्रश्न आएगा तो इस वीडियो के से निश्चित रूप से इससे टेली करेगा, इसलिए इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताते हैं, साथ साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 हाइलाइट्स में जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट जो 2023-24 पेश किया। बजट 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का अब तक का सबसे छोटा बजट रहा है। इस बार उनका बजट भाषण 1 घंटे 27 मिनट में निपट गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक चलने वाला बजट भाषण देश के इतिहास में सबसे लंबा भाषण था। तो भारत के अंदर सबसे बजट का जो सबसे लंबा भाषण था वो 2020 का था। वो भी कितना देर का था, तो 2 घंटे 40 मिनट का था। और इस बार मात्र 1 घंटे 27 मिनट में 2023-24 का बजट निपटा दिया देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और भी विशेष जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। दोस्तों, बजट का अगर प्रकार की बात करें तो 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है वो किस प्रकार का है, तो अमृतकाल बजट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की संभावना है। 2023-24 का जो बजट है किस प्रकार का है, अमृतकाल बजट है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया। वित्त राज्य मंत्री कौन, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी। 2023 के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया, 2023 के अंदर बजट। और अगर बात कर ले ये कब से लागू होगा, ये बजट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इसलिए 1 अप्रैल 2023 से ये बजट लागू होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये भारत का वित्तीय वर्ष होता है। कितने बजे इसको प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, तो ध्यान रखेगा प्रातः 11 बजे देश के अंदर 2023 में बजट प्रस्तुत किया गया देश के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं भारतीय बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और ये भारतीय बजट का इतिहास जो है उसके बारे में। अगर हम लोग बजट बोलते हैं तो बजट जो शब्द है, ये बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ। तो बजट जो है किस भाषा का शब्द है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये फ्रेंच भाषा भाषा का शब्द है, बुजेट से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला। बजट शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है, तो फ्रेंच भाषा से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, चमड़े का थैला। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस वायसराय के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, किसके द्वारा, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत में पहली बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये जेम्स विल्सन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम बजट प्रस्तुत, उनके कार्यकारिणी सदस्य परिषद में ये शामिल थे। आगे बात करें, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जॉन जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। आगे है संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी ध्यान रखिएगा संविधान के अंदर बजट का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस बजट के स्थान पर वार्षिक वित्त विवरण है। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के अंदर बजट का प्रावधान नहीं है, इस बजट के स्थान पर वार्षिक वित्त विवरण है और ये वार्षिक वित्त विवरण अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं वार्षिक वित्त विवरण संविधान में बजट के लिए प्रस्तुत शब्द है जो केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है, यानी वार्षिक वित्त विवरण ये संविधान में बजट के लिए प्रस्तुत शब्द, बजट के लिए जो शब्द प्रस्तुत है वो है वार्षिक वित्त विवरण। और ये किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर है ये केंद्र सरकार का। और अगर बात कर लें राज्य सरकार का, यही बात अगर कहा जाए तो अनुच्छेद नंबर 202 में आगे होगा। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था जो है किया गया अनुच्छेद नंबर 202 में किया गया है। आगे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। तो ध्यान रखिएगा बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर। और ध्यान रखिएगा कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर। दोस्तों इस प्रश्न ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। 1921 ईस्वी में एकवर्थ समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और ये जो अलग किया गया 1924 में अलग किया गया। ध्यान रखिएगा एकवर्थ समिति का गठन कब किया गया था? 1921 में। और 1921 में एकवर्थ समिति के सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए यह निर्णय हुआ था 1924 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा ये निर्णय कब हुआ था? 1924 में। रेल बजट को आम बजट से अलग करने का जो के लिए समिति बनाई गई थी, एकवर्थ समिति, ये समिति बनाई गई थी 1921 में। और रेल बजट को आम बजट से अलग करने का निर्णय लिया गया 1924 में। रेल बजट को आम बजट से पहली बार अलग प्रस्तुत किया गया था 1925 में किया गया। ये तीन प्रश्न है अलग अलग, ध्यान रखिएगा। रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए जो एक समिति बनाई गई जिसका नाम है एकवर्थ समिति, इस समिति का बनाया गया था 1921 में। और 1921 के द्वारा यह समिति के सिफारिश पर, इसी एकवर्थ समिति के सिफारिश पर यह निर्णय हुआ कि 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। लेकिन रेल बजट को आम बजट से पहली बार प्रस्तुत 1925 ईस्वी में किया गया। तीनों अलग अलग प्रश्न ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर ये 2017 ईस्वी से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा फिर से इसको कब मिलाया गया? 2017 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। किस समिति के सिफारिश पर? यह ध्यान रख लीजिएगा विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न। आगे है जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणतंत्र भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन मथाई के द्वारा। ये गणतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। गणतंत्र भारत यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद भारत के अंदर किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया? जॉन मथाई के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के सन्मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं पर गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के सन्मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा। अगर बात कर लेते हैं सर्वाधिक बजट, भारत में सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया गया है। कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखिएगा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई ध्यान रखिएगा 1977 ईस्वी में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कब? 1977। आगे बात कर लेते हैं बजट
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बजट से हमारे देश में पूरे साल, पूरे एक वर्ष के अंदर जितने भी आय तथा खर्च हुए, उन सभी का विवरण को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, तो यही बजट के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 2023 के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया है, किस मद में कितने खर्च किए गए, और ये सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले उसको बता दे रहे हैं। देखिए, अमृत काल के लिए विजन 2023 के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो वो अमृत काल के लिए जो विजन रखा गया क्या क्या है, तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, इसमें रोजगार सृजन में वृद्धि किया जाएगा, साथ साथ में सुदृढ़ और स्थिति वृहद आर्थिक वातावरण इसको किया जाएगा। सप्तऋषि यानी सात प्राथमिकताएं दी गई है। ये प्राथमिकताएं क्या क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। 2023 के अंदर जो अमृत काल का बजट प्रस्तुत किया गया, यानी केंद्र देश का जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसका लक्ष्य, उसका नाम ही रखा गया अमृत काल। और इसके अंदर कितने लक्ष्य हैं, तो 7 लक्ष्य। वो क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश, उसके साथ ही क्षमता उभारना, हरित विकास, अमृत काल का, और ये अंतिम है वित्तीय क्षेत्र। इस तरह से ये 7 जो है सप्तऋषि है। अमृत काल के अंदर 7 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं दिया जाएगा इन 7 विषय पर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं समावेशी विकास, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो कृषि और सहकारिताएं, इसमें होगा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान। आगे है कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे है ANV बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। लक्षित निधियन, पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना, श्री अन्न। तो अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाएगा। आगे है व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका प्रासंगिक बढ़ाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करना, साथ में फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। आगे है शिक्षा और कौशल, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार। आगे है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। आगे है पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं सभी के लिए जो सुविधाएं दी जाएगी, वो है ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है PM किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अंतरण। आगे है PMSBY और PMJJY के तहत 14.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। आगे है SBS के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। उपलब्धियां समावेशी विकास, ये सारे चीज जो आ रहा है किसके अंदर, तो सभी के लिए सुविधाएं ये तैयार की जाएगी। 47.8 करोड़ PM जनधन खाते, बैंक खाते। आगे है उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG गैस कनेक्शन। आगे है 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड के टीके।
आगे देख लेते हैं हम लोग, अंतिम छोर तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री पीवीजी पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना। पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना। कर्नाटक के भूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। आगे है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना। अवसंरचना और निवेश में बात कर लेते हैं। अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित। गुणक प्रभाव क्या होगा? विकास की रोजगार में वृद्धि होगी। पूंजी आगे है, पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। आगे है, अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। आगे है, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय। पत्तनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं। आगे है, यूआईडीएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन। आगे बात कर ले हम लोग, क्षमता उभारना आस्था आधारित सरकार में उपाय। क्या क्या उपाय है और संभावित परिणाम? भारत में एआई का निर्माण। 3 शैक्षिक संस्थाओं में विशेषीकृत एआई केंद्रों की स्थापना करना। कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों में एआई आधारित समाधान। राष्ट्रीय डेटा शामिल नीति शुरू करना। स्टार्टअप्स और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना। आगे है, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। रोजगार की संभावना और व्यवसायों के अवसरों की उपयोग करना। प्रयोगशाला आगे है, प्रयोगशाला में निर्मित हीरा एलजीडी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं हरित विकास के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो पीएम प्रणाम की शुरुआत। हरित ऋण कार्यक्रम। संभरणीय परितंत्र विकास। पीएम प्रणाम की शुरुआत में संघ राज्य के क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें हरित ऋण कार्यक्रम के अंदर संभरणीय कार्यों में प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाना है। आगे है, संभरणीय परितंत्र विकास में तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिस्ट्री की शुरुआत। आर्द्र भूमियों के दृष्टितम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन। आगे है, अन्य पहले। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा। आगे है, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के बदलने के लिए निधियों का आवंटन। आगे है, इधर देख लेते हैं, 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अमृत पीढ़ी युवा शक्ति के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, युवा शक्ति अमृत पीढ़ी के अंदर जिस पीएम के वीवाई ध्यान रखिएगा, पीएम के वीवाई 4.0 की शुरुआत होगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। आगे बात कर ले पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का उपाय। घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती पूरक रीति के चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना है। आगे है, यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन।
यूनिटी मॉल को ओडीओपी, एक जिला एक उत्पादक जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन का विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं राजकोषीय प्रबंधन में। राजकोषीय प्रबंधन में राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए उनके सुधारों के संबंध में होंगे। आगे है राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% यानी 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के सहबद्ध किया गया है। आगे है दोस्तों कर प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण के से लाभ, उच्चतर निर्यात, उच्चतर घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा और गतिशीलता। आगे है दोस्तों प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव, अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई। आगे है इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया। आगे बात कर लें उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। प्रकल्पित कराधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायियों के लिए सीमा बढ़ाना, 95% प्राप्तियां नगद रहित होंगी। आगे है एमएसएमई को किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। आगे है 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाले नई सहकारी समितियों को 15% कॉर्पोरेट का कर का लाभ देना। आगे है PACMS और PCARDB द्वारा नगद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा। आगे है सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी और TDS के लिए 3 करोड़ की उच्चतम सीमा। दोस्तों इसको भी जान लेते हैं रुपया कहां से आता है। आयकर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, निगम कर से 15%, ऋण और अन्य देयताएं से 34%। आगे है वस्तु एवं सेवा कर या अन्य कर से 17%, कर रहित प्राप्तियां 6% और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%, सीमा शुल्क 4%। इस तरह से ये रुपये का आमदनी है। जबकि रुपया कहाँ जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। रुपया कहाँ कहाँ जाता है तो पेंशन में 4% जाता है, अन्य व्यय में 8% जाता है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% है, ब्याज भुगतान में 20% है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% है, सब्सिडी 7% है। आगे है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 17% है और रक्षा में 8% है। तो ध्यान रखिएगा सबसे जो खर्च होता है अधिक किस पर खर्च होता है, सबसे परसेंट में किस में सबसे अधिक जाता है तो ब्याज भुगतान में सबसे अधिक 20% जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम 2023 के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया और किसमें किसको दिया जाना है उन सभी बातों पर हम लोग आपको इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज की जानकारी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते दोस्तों। अगली जानकारी के साथ अगले दिन फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।